दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की बड़ी खबर आपको दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि पहले आप तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर मुंबई की है और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हाथ जोड़कर। और सामने जिन्होंने काली टोपी पहनी है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई से पूछ रहा हो, सब खैरियत तो है ना, ऑल इज वेल। आपको लगेगा जैसे एक शुभ चिंतक के तौर पर वो आपको लगेंगे उद्धव ठाकरे के सामने हालचाल पूछ रहे हैं। लेकिन मोदी जी की इस खैरियत के पीछे, इस नरमी के पीछे, इस मेहरबानी के पीछे एक सच्चाई भी छुपी हुई है, कड़वी सच्चाई, जो शायद उस वक्त छोटे भाई उद्धव ठाकरे को नहीं मालूम होगी, दूर दूर तक नहीं मालूम होगी कि जिस वक्त ये खैरियत पूछी जा रही थी उस वक्त महाराष्ट्र में भीतर ही भीतर एक ऑपरेशन चल रहा था उस व्यक्ति के खिलाफ जिसकी खैरियत पूछी जा रही है। और आप कर सकते हैं कि यही मोदी जी का तरीका है शिकार करने का। लेकिन आज हफ्ते भर के बाद उद्धव ठाकरे साहब को यकीन हो गया होगा कि बड़े भाई ने जो खैरियत पूछी थी उसकी हकीकत क्या है। आज सुबह सुबह ही शिवसेना, आप कह सकते हैं, उसको सबसे बड़ी बगावत का सामना करना पड़ा। एकनाथ शिंदे, सीनियर मोस्ट लीडर आफ्टर उद्धव ठाकरे, वो कई सारे विधायकों को, आप यूं कह सकते हैं 20-25 विधायकों को अपने साथ सूरत ले गए। और आप ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार संकट में है, एक ऐसे गहरे संकट में जिसका आभास, जिसका एहसास उन्हें मोदी जी से मिलते समय शायद दूर दूर तक नहीं होगा। अब एकनाथ शिंदे को जिस तरह से तोड़ा गया है, सरकार में वो एक बड़े मंत्री थे, 2-2 मंत्रालय थे उनके पास, उनको जिस तरह से तोड़ा गया है, या यूं कहें जिस तरह से ऑपरेशन लोटस शुरू किया गया है, उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस बताए जाते हैं, उसके पीछे अमित शाह बताए जाते हैं। और उसके पीछे ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्लैकमेल किया जा रहा था एकनाथ शिंदे को एक बड़े मामले में जिसकी जांच एनआईए कर रही थी। मैं उस सब पर आऊँगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो बगावत हुई है, इस बगावत की शुरुआत कहाँ से हुई है। मुझे लगता है कि अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो आप चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिशें पिछले, आप कह सकते हैं, 1.5-2 साल से लगातार हो रही है। अमित शाह कोशिश कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कोशिश कर रहे हैं, नारायण राणे कोशिश कर रहे हैं, नड्डा कोशिश कर रहे हैं, गुजरात के महाराष्ट्र चीफ CR पाटिल वो भी इसमें लगे हुए थे, और भी कई लोग लगे थे। लेकिन जो आप कह सकते हैं पहला इसका जो एक हिंट मिला वो तब मिला जब राज्यसभा चुनाव हुए 10 जून को। और सबसे जो चौंकाने वाली बात ये थी कि बीजेपी, जिसके पास उस वक्त सिर्फ, आप कह सकते हैं, 106 + 7 113 वोट थे, जब चुनाव हुआ राज्यसभा का तो बीजेपी की तरफ से 123 वोट पड़े, 123। यानी स्ट्रेंथ जो थी वो 113 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वोट मिले बीजेपी को 123। और यहीं पर अमित शाह यानी चाणक्य की आंखों में चमक आ गई और देवेंद्र फडणवीस हरकत में आ गए। उसके बाद जब 20 जून को MLC चुनाव के नतीजे आए तो पता लगा कि जो बीजेपी 123 तक पहुंची थी, इस बार उसको जो एक्चुअल वोट्स मिले वो 134, 134। तो कहाँ जो पार्टी 105, 106 पर खड़ी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है 134 हुई, यानी जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई। और उससे जाहिर था कि शिवसेना के या और विधायक बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और ऑपरेशन लोटस कामयाब हो रहा है। मैं ब्लैकमेल वाले पॉइंट पर आऊँगा, जो एक बड़ा खुलासा संजय ने किया, संजय निरुपम ने किया कांग्रेस के, मैं उस पर आऊँगा ब्लैकमेल पर। लेकिन ये जैसे ही बीजेपी की स्ट्रेंथ, आप कह सकते हैं कि 106, 105 से 134 पर पहुँची, यानी 134 की स्ट्रेंथ उसके आ गई, उसी वक्त दिल्ली दरबार से
देवेंद्र फडणवीस को हरी झंडी मिली। देवेंद्र फडणवीस, ऐसा बताया जाता है, उन्होंने गुजरात में संपर्क किया, एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि कितने विधायक वो तोड़कर ला सकते हैं, कितने ऐसे विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे से, संजय राउत से, आदित्य ठाकरे से नाराज चल रहे हैं और उनको बीजेपी क्या ऑफर कर सकती है। और रातों रात ये जो होटल है सूरत का ली मेरिडियन, यहाँ पर तकरीबन पूरे का पूरा होटल में 53-54 कमरे सब बुक करा लिए गए। और इसके पीछे CR पाटिल, जो बीजेपी के सांसद हैं, मोदी जी के बहुत खास हैं, गुजरात के चीफ हैं, पाटिल साहब सूरत से ही आते हैं और इसीलिए सूरत में ही सारा इंतज़ाम किया गया। और रातों रात शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अपने साथ बागी पलटन लेके इस होटल में आ गए। अब एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे की कुछ खटपट तो चल रही थी, एक पावर स्ट्रगल जो होता है। लेकिन 2 दिन पहले ही वो उद्धव ठाकरे से मिले, एक मंच पर थे और ठाकरे परिवार ने सोचा नहीं था कि बगावत इतनी बड़ी होगी और इतनी जल्दी हो जाएगी, रातों रात हो जाएगी। कहने वाले ये कह रहे हैं कि इसके पीछे महीनों की तैयारी थी और कहीं ना कहीं ईडी और इनकम टैक्स की तरह ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे NIA का रोल था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब मैं नहीं कह रहा हूँ NIA का रोल था। NIA जो अमित शाह जी के अंडर में आती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संजय निरुपम जो किसी ज़माने में बाला साहब ठाकरे के बड़े खास थे और आज कांग्रेस के बड़े नेता हैं, संजय निरुपम जो बड़ी पकड़ लगते हैं, पुराने पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। इन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल किया जा रहा था मुकेश अंबानी वाले मामले में। ये जो मुकेश अंबानी के घर पे जो एक जिलेटिन की छड़ें मिली थी इस गाड़ी, वो जिलेटिन की छड़ें किस कंपनी के नाम पे अलॉट थी? क्योंकि जिलेटिन की छड़ें किसी भी एक प्राइवेट आदमी को नहीं, प्राइवेट नागरिक को नहीं मिल सकता, वो एक कंपनी को मिलता है और विशेष पर्पज से मिलता है और उसकी उसका रजिस्टर मेंटेन होता है। तो जब वो छानबीन हुई और NIA ने छानबीन की तो ऐसा पाया गया एक पर्टिकुलर, एक खास रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पे वो जिलेटिन की छड़ें थी और उन छड़ों मतलब वो कंपनी कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड है, शिंदे जी से। ये मैं रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ और इसके सारे सबूत, इसके सारी छानबीन, इसकी सारी रिपोर्ट कहीं ना कहीं मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस के पास भी है, NIA के पास भी। तो क्या उसी केस में इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या उसी केस के तहत ये फंसे हुए हैं? क्या ये अपने आप में छानबीन का विषय। अब संजय निरुपम की अगर बात को हम गौर से देखें तो इस मुमकिन है कि जो एकनाथ शिंदे, जिनके प्रदीप शर्मा जो इंस्पेक्टर रहे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे मुंबई पुलिस के, और जो जेल गए मुकेश अंबानी वाले मामले में, और इस कंपनी के साथ जो रिश्ते बताए जा रहे हैं शिंदे के, तो हो सकता है कि जो एजेंसी है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो अमित शाह के अंडर में आती है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, कहीं ना कहीं उसका जो फंदा है वो शिंदे की गर्दन पर होता। और इस फंदे से बचने के लिए अगर फडणवीस या कोई बड़ा नेता ये ऑफ़र कर रहा है कि आप आइए हमारे साथ, आइए सरकार बनाइए, कहाँ तो फंदा है, कहाँ तो और जांचें और कहाँ सत्ता है, तो ये ऑफ़र अगर आप देखें व्यवहारिक तौर पर तो ऑफ़र बुरा नहीं है, कोई भी बागी हो सकता है। अब एकनाथ शिंदे जो थे वो थोड़ा सा एक, आप कह सकते हैं कि हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन ले रहे थे और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो गणित थी वो देवेंद्र फडणवीस की बताई जा रही है। फडणवीस और शिंदे के संबंध भी बहुत अच्छे थे और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे, खासकर नागपुर और मुंबई के बीच जो कम्युनिकेशन हाईवे बन रहा था, उसको लेकर दोनों नेता यानी शिंदे और फडणवीस एक मंच पर थे, आपस में बातचीत भी थी, बहुत अच्छे रिश्ते आप कह सकते हैं दोनों के बीच में थे। और फडणवीस आप कह सकते हैं कि अमित शाह और मोदी के सबसे ताकतवर राजदूत महाराष्ट्र में हैं। यहाँ तक कि CBI के डायरेक्टर सुबोध जायसवाल, उनकी नियुक्ति के पीछे भी ऐसा कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ी एक भूमिका रही। तो ये जो पूरा ऑपरेशन लोटस है, इसके जो सबसे की प्लेयर हैं वो देवेंद्र फडणवीस खुद हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेने के बाद जिस तरह से उनके हाथ से सत्ता निकल गई महाराष्ट्र की,
तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी और एम्बेरसमेंट था। एक आप कह सकते हैं कि दिल में कहीं ना कहीं उनको पहले से एक तीर लगा हुआ था, बहुत अंदर तक, और इस वजह से वो इस सरकार को गिराने में सबसे ज़्यादा आगे थे। तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, दूसरी तरफ नारायण राणे पुराने शिव सैनिक रहे, इस वक्त मोदी जी के साथ में हैं, उद्धव ठाकरे से 36 का आंकड़ा है। फिर चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, ये भी इस ऑपरेशन में लगे हुए थे, संपर्क में थे शिवसेना के बागी विधायकों से, और इन सबकी कड़ियाँ चाणक्य के हाथ में थे, और चाणक्य के पीछे जेपी नड्डा और सी आर पाटिल ये सूरत के एमपी हैं, उसी सूरत के जिस होटल में सारे बागी रुके हुए हैं। और सी आर पाटिल महाराष्ट्र के नहीं हैं, वो गुजरात के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वेरी पावरफुल चीफ सी आर पाटिल साहब। तो सी आर पाटिल भी इस ऑपरेशन के पीछे थे, और आज जिस तरह से ली मेरिडियन में ये जो बागी पहुंचे हैं, तो सी आर पाटिल की तस्वीर, उनका चेहरा और साफ हो गया इस पूरे ऑपरेशन में। अब दोस्तों, एकनाथ शिंदे के पीछे भले ही दिल्ली दरबार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, कॉरपोरेट हो, सब कुछ हो, लेकिन ये सरकार गिराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है और फिर असली जो चाणक्य शरद पवार, वो भी देख रहे हैं चीज़ों को, और ठाकरे भी मुंबई में इतने कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि तकरीबन दो तिहाई अगर आपको किसी पार्टी को तोड़ना है तो उसके 2/3 विधायक आपके साथ होने चाहिए। तो ये जो संख्या है ये 37 तक जाती है, 37 विधायक चाहिए उनको। इतना आसान नहीं है, और ये कशमकश चलेगी। और मैं इस पूरी गणित पे आना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये एक डेवलपिंग न्यूज़ हो सकता है कि रात में कुछ विधायक इधर आ जाएं, कुछ विधायक उधर चला जाए, आया राम गया राम का ये दौर चलेगा। लेकिन मैं कुछ बड़ी बात आपसे कहना चाह रहा था, और वो बड़ी बात ये है कि पार्टी विद अ डिफरेंस की कसम खाने वाली बीजेपी, जिस 90 के दशक में वो विरोध करती थी इस तरह से सेंधमारी करके सरकार गिराने का, आज देश में लोकतंत्र की हत्या वही पार्टी कर रही है, सेंधमारी करके, सरकार गिरा के, तोड़फोड़ करके, जिसका कभी अटल और अडवाणी जी ने विरोध किया था, एंटी डिफेक्शन लॉ को बदलने की बात की थी, बदला भी था। अब एक चुनी हुई सरकार को तिगड़म के तहत, साजिश के तहत, थैली के तहत, कॉरपोरेट पावर के तहत गिराने के जिस तरह के आप कह सकते हैं फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए, वो वाकई शर्मनाक है। लेकिन कुछ इंस्टेंस में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे कर्नाटक में चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को जिस तरह से धीरे धीरे तोड़कर गिराया गया, वो अपने आप में एक आप कह सकते बहुत शर्मनाक एक मिसाल है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी और ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन वहाँ भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराज़गी को कैश करके जिस तरह से एक ऑपरेशन लोटस चला वहाँ पर, और सरकार तोड़ी गई, गिराई गई, विधायकों से इस्तीफा दिलाया गया, फिर से चुनाव कराया गया, एक बहुत ही ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। गोवा में भी ऐसा ही हुआ, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ये जो सिलसिला है वो एक चीज़ बताता है कि जिस सरकार के साथ, अगर सत्ता के साथ अगर आप यूँ कहें कॉरपोरेट मिल जाए, घूती मीडिया साथ आ जाए, वो सरकार कुछ भी कर सकती है, एक चुनी हुई सरकार को भी गिरा सकती है। वो पहल जो हम एक बार फिर से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक महाराष्ट्र में देख रहे हैं। बहरहाल कहीं किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ब्लैकमेल करके तोड़ा जा रहा है, किसी को इनकम टैक्स और ईडी का डर दिखाया जा रहा है कि जेल भेज देंगे, या फिर कहीं पर पैसे का बड़ा ऑफर किया जा रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट पावर भी सत्ता के साथ है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उससे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं ना कहीं तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है, और इसके परिणाम आने वाले पीढ़ी को, हमारे बच्चों को भुगतने होंगे अगर यही दौर चलता रहा और रुका नहीं। बहरहाल आज का ये वीडियो था, और मैं जो महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है, क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है, इस पर मैं अपडेट देता रहूँगा, और मैं इस पर नज़र भी रखूँगा कि आखिर किस तरह के और पैतरे और तिगड़में अभी और सामने आना बाकी हैं। लेकिन कहा है किसी ने कि मोदी है तो
मुमकिन है, देखते हैं क्या क्या मुमकिन होता है। बहरहाल आज बस इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो उसको ज़रूर क्लिक करिए, आपको नोटिफिकेशन